Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss applications of NQR spectroscopy. This is our third lecture of NQR spectroscopy. So let's get started. Generally, these molecules give NQR spectra, and these molecules are arsenic, boron, bismuth, bromine, chlorine, copper, gallium, mercury, iodine, nitrogen, sulfur, antimony and tin. Okay, all these elements gives NQR spectra. First application is the interpretation of EQQ data, and in this topic we have to include all the topic which we have covered in second lecture under the topic relationship between the electric field gradient and molecular structure. यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ EQQ डाटा में बिल्कुल सेम लिखना है जो कि हमने पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में. टॉपिक क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर. सारा वही टॉपिक हम यहाँ पर लिखेंगे. तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी ये हो जाएगी. सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन होगा इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ EQ. क्रिस्टल लैटिस का EQ के मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हम ये स्टडी करेंगे कि जो NQR होता है मीन्स न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कंपाउंड्स के लिए स्टडी करते हैं. गैस और लिक्विड के लिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे. तो जनरली द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर क्वाड्रुपल इन ट्रांजिशंस कैन ओनली बी ऑब्टेन इन केस ऑफ solids. Third one is structural information from NQR spectra. NQR spectra को देख करके आप किस किस तरह की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स किस टाइप का स्पेक्ट्रा आपको देते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो the following effects can give rise to multiple lines in NQR spectrum. NQR स्पेक्ट्रम में मल्टीपल लाइन्स आपको मिलेंगी. उन मल्टीपल लाइन्स मिलने का रीजन हो सकता है इनमें से कोई भी एक. फर्स्ट रीजन क्या होगा? केमिकली नॉन इक्विवेलेंट एटम इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट एटम प्रेजेंट हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, केमिकली इक्विवेलेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग नॉन इक्विवेलेंट पोजिशन इन द क्रिस्टल लैटिस. देखो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट एटम है तो भी होगा. सेकेंड पॉइंट में क्या बोला कि एटम तो आपका मॉलिक्यूल तो आपका केमिकली इक्विवेलेंट है बट पोजीशन नॉन इक्विवेलेंट है तभी डिफरेंट लाइंस आपको मिलेंगी. थर्ड वन इज स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेसी. डीजेनरेसी की स्प्लिटिंग हो जाए और डीजेनरेसी की स्प्लिटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो होता है एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड में. सो अब हम देखते हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई कितनी लाइंस आपको देगा NQR स्पेक्ट्रम में. फर्स्ट एग्जांपल इज the NQR spectrum of bromine compound, bromine molecule K2SCBr6 gives a single line at room temperature but two lines at dry ice temperature. हमने देखा कि एक न्यूक्लियाई है, एक मॉलिक्यूल है K2SCBr6, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, पोटेशियम सेलेनियम ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है. ये अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सिंगल लाइन देता है और ड्राई आइस टेम्परेचर पे दो लाइंस देता है. ठीक है. अब आपसे कोई पूछे कि ड्राई आइस टेम्परेचर पे दो लाइंस क्यों देता है? क्योंकि ड्राई आइस टेम्परेचर पे इसकी दो डिफरेंट फेज एग्जिस्ट करती हैं. उसकी वजह से दो डिफरेंट टाइप के ब्रोमीन एटम होंगे और दो डिफरेंट टाइप के ब्रोमीन एटम हैं तो आपको दो डिफरेंट टाइप की लाइंस यहाँ पर मिलेंगी NQR स्पेक्ट्रा में. सेकेंड पॉइंट, द डिफरेंट हैलाइड्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स दैट इज आयोडीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन कंटेन सबके शेप कैसी है? ऑक्टाहेड्रल लाइन है. एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप है. द हैलाइड्स आर नॉट इक्विवेलेंट इन द सॉलिड लैटिस. जितने भी हैलाइड हैं ये सब नॉन इक्विवेलेंट हैं जिसकी वजह से तीनों ही मॉलिक्यूल में आपको हैलाइड्स के लिए NQR स्पेक्ट्रम में 3 लाइंस मिलेंगी. कितनी लाइंस मिलेंगी? 3 लाइंस. और 3 लाइंस जो मिलेंगी NQR स्पेक्ट्रा में वो इंडिकेट करेंगे कि तीनों मॉलिक्यूल्स में 3 डिफरेंट टाइप के हैलाइड प्रेजेंट हैं. थर्ड पॉइंट, फॉर रेजोनेंस लाइन
वर फाउंड इन क्लोरीन क्वाड्रुपल न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा। क्लोरीन के NQR स्पेक्ट्रा में आपको 4 लाइंस मिलती हैं इन डिफरेंट कंपाउंड्स में, जैसे टाइटेनियम का क्लोराइड हो गया, सिलिकॉन क्लोराइड में और टिन क्लोराइड में। जैसे टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड है और टिन टेट्रा क्लोराइड है। तीनों ही मॉलिक्यूल में आपको क्लोरीन NQR स्पेक्ट्रा में 4 लाइंस मिलेंगी जो इंडिकेट करेंगी कि चारों के चारों क्लोरीन्स डिफरेंट इन्वायरमेंट में हैं, डिफरेंट नेचर के हैं, नॉन इक्विवेलेंट हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज NQR studies of N14 nitrogen 14 having spin I equals to 1 is difficult to carry out। ठीक है, NQR जो नाइट्रोजन का है उसको हम स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी वो हमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है। क्यों इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है वो हम देखेंगे। तो जब I की वैल्यू 1 है उस कंडीशन में हमें EQQ और एसिमेट्रिक पैरामीटर को कैलकुलेट करना होगा। उसी के बेस पे हम बताएंगे कि NQR स्पेक्ट्रा में कितनी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ब्रोमोसाइनाइड है, इस कंपाउंड का अगर हम नाइट्रोजन 14 NQR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाइंस मिलेंगी, डबलेट्स मिलेंगे, जो इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर 2 टाइप के नाइट्रोजन हैं, बट है तो नाइट्रोजन एक, तो 2 लाइंस कैसे मिलेंगी? वो 2 लाइंस आपको EQQ और ईटा की वैल्यू से मिलेंगी। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज the iodine NQR spectrum of solid iodine indicates a large asymmetry parameters। जब हम आयोडीन NQR स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो सॉलिड आयोडीन के लिए ईटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, जो ये इंडिकेट करती है कि आयोडीन एटम आयोडीन एटम के अंदर एक्सियल सिमेट्री होती है। ओके, एक्सियल सिमेट्री होती है जो इंडिकेट करेगा कि आयोडीन एटम में क्या है, एक्सियल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री होने की वजह से HiO3 के लिए स्ट्रक्चर कौन सी एग्जिस्ट करेगी, IO2OH, ना कि HiO3। एसिमेट्रिक पैरामीटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि HiO3 की जो स्ट्रक्चर है वो Hi3 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, IO2OH की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें क्या बनेगी फिर, एक्सियल सिमेट्री। Sixth point is the value of eta obtained from NQR spectra of tetraiodosilicon and tetraidogermanium and tetraiodtin were interpreted to indicate a very small degree of double bond character in the halogen bond to the central atom, and this could be due to solid state effect। जब हमने SiI4 GeI4 और SnI4 कंपाउंड्स का NQR स्पेक्ट्रा लिया और उससे ईटा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ईटा की वैल्यू कैलकुलेट करने से हमें पता चला कि इन तीनों ही कंपाउंड्स में आयोडीन और सेंट्रल एटम के बीच में समथिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस रीजन से होता है, सॉलिड स्टेट इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये थी एप्लीकेशंस NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी के।